sense of hegemony is about the capacity to manufacture as consent. तो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये हेजेमनी इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, तो वेरियस फील्ड्स में जो इसकी लीडरशिप है वो हम पढ़ रहे थे. तो अब यहाँ पर थर्ड सेंस ऑफ हेजेमनी इज अबाउट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट. हियर हेजेमनी इम्प्लाइज क्लासेस ascendancy in the social, political and particularly ideological spheres. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम क्लास असेंडेंसी मतलब कौन से पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करना, असेंड करना मतलब कि जो आगे बढ़ना. तो देखिए सोशल सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल राजनीतिक, और आइडियोलॉजिकल स्फीयर मतलब वैचारिक रूप से. तो यहाँ पर देखिए डोमिनेंट क्लास जो है, डोमिनेंट क्लास और कंट्री कैन विन द कंसेंट ऑफ डोमिनेटेड क्लास. अब देखिए ये जो है यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, इट वाज अ डोमिनेटेड, it was not dominated class, it was a class who was a dominant class because it dominated other classes. दूसरी कंट्रीज़ को ये डोमिनेट करती है, उस पर अपना प्रभुत्व जमाया है उन्होंने. और ये कैसे उनका कंसेंट हासिल करती है, कंसेंट हासिल करना मतलब उनकी स्वीकृति हासिल करना, बाय परसुएडिंग द dominated classes to view the world in a manner favorable to the ascendancy of the dominant class. ये बड़ा गूढ़ विचार है कि जो जैसे इन यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, वो एक डोमिनेट, वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है सोशली, पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली. तो वो डोमिनेट करता है और वो हर बात को अपने फेवर में रखना, अपने फेवर में करना, और दूसरे देशों को ये समझाना कि ये जो मैं पॉलिसी अपना रहा हूँ या कोई भी चीज़ जो हम वो आइडियोलॉजीज़ अपना रहे हैं वो सारी जो है वो उनके फेवर में, उनके बेटरमेंट के लिए उनको समझाना कि, और वो अपने फेवर में कर लेना. ओके, मतलब पूरे टोटल वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स को, आइडियोलॉजी को वो अपने फेवर में कर लेना. दिस इज़ कॉल्ड third type. This is third type of hegemony adapted to the field of world politics. This notion of hegemony suggests that a dominant power deploys not only the जो एक जो dominate करती है पूरे world politics को, वो जो class है वो क्या कर रही है, that deploys not only military coups, वो army को ही नहीं recruit कर देती है different places पर. So that deploys that not only deploys military power but also ideological sources to shape the behavior of competing and lesser powers. जो दूसरी शक्तियाँ हैं उनको, उनके जो बिहेवियर्स को भी अपने फेवर में कर लेना कि वो उनके फेवर में काम करे. दिस बिहेवियर ऑफ द वीकर कंट्रीज is influenced in ways that favors the interest of the most powerful country. जो कि यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो अपने फेवर में सारे लोगों को मोटिवेट कर देती है. और इट्स डिज़ायर टू रिमेन प्री एमिनेंट कंसेंट इन अदर वर्ड्स गोज हैंड इन हैंड एंड इज़ ऑफन मोर इफेक्टिव देन कोएर्शन. तो आप देख रहे हो कि जो कंसेंट होता है, स्वीकृति देना, जो भी अमेरिका डिसाइड कर रहा है, यूएस डिसाइड कर रहा है, दैट जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो उसको ऑटोमेटिकली दे गिव देयर कंसेंट, वो अप्रूवल देते हैं कि भाई तुम बोल रहे हो यही सही है. दिस इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ notion of hegemony, consent दे देना. The predominance of the US in the world today is based not only on its military power, economic progress, but also on its cultural presence. पूरे वर्ल्ड में इसने अपनी cultural presence show किया है. We choose to recognize the fact that all ideas of the good life and personal success, most of the dreams of individuals and societies across the globes are dreams churned out by the practice prevailing in the 20th century अमेरिका. जो 20वीं सदी का जो अमेरिका है उसमें जो लोगों की जो एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, और समाज कैसा होना चाहिए, पूरा
तो वो सारे ग्लोब में जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। हर के मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, तो एक अच्छी लाइफ कैसी होनी चाहिए, पर्सनल सक्सेस का मतलब क्या है, और जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके क्या सपने हैं, ये सब किससे इन्फ्लुएंस्ड है? अमेरिकन अमेरिकन जो पीपल है उनके ड्रीम्स के साथ, उनसे उनसे प्रभावित है। जो कि 20वीं सदी का जो अमेरिका था, वहाँ के जो लोगों के जो सपने थे उनसे प्रभावित है। अमेरिका इज़ द मोस्ट सेडक्टिव, मतलब everyone wants to go to America, everyone wants to follow what they are doing. The most powerful culture on earth, this attribute is called soft power. ये soft power है। hard power में military आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है। सॉफ्ट पावर एंड पॉलिटिकल पावर। ओके, तो सॉफ्ट पावर इज नॉट पॉलिटिकल पावर, इट इज आइडियोलॉजिकल पावर। वैचारिक विचारों की शक्ति है कि मतलब कि उन्होंने सारे विश्व के विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इवन जो कंट्रीज हैं दे गिव कंसेंट वट एवर अमेरिका सेज, तो सारी कंट्रीज बोलते हैं नहीं दैट इज़ राइट। इवन व्हेन दे आर अटैकिंग अदर कंट्रीज, देन दे आर आल्सो सेइंग कि नहीं यू आर राइट, वी हैव टू अटैक। ओके, और मतलब नो वन कैन डिनाई कि वो उनकी जो बातों का कोई विरोध ही नहीं कर सकता। और दिस इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी चेंज कर दिया है उन्होंने पूरा। दिस अट्रीब्यूट इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर, द एबिलिटी टू परसुएड, लोगों को समझा देना, अपनी तरफ से अपनी बातों को से सहमत होने के लिए, उनको सहमत होने के लिए विवश कर देना, परसुएड कर देना, रेदर देन कोयर्स। कोयर्सन मतलब फोर्स की जरूरत ही नहीं है उनको, आर्मी की जरूरत नहीं है उनको, बिना उसके ही उनको समझो मतलब अपने बातों को मनाने, क्योंकि वो नेचुरली दे आर द सुप्रीम पावर। तो एनीबडी हु विल गो अगेंस्ट इट, दैट विल बी ट्रीटेड इन हार्श टर्म। उनके साथ ट्रीटीज़ वगैरह जो मतलब जो वो कठोर लगा सकते हैं, तो लोग डर के भी उनको फॉलो करते हैं। ओके, तो यू couldn't have forgotten Andri and his cool pair। यहाँ पर आपने पहले लेसन स्टार्ट हुआ था कि एंड्री इज़ वियरिंग कूल पेयर ऑफ ब्लू जीन्स। जब उसके पेरेंट्स हैं जो सोवियत यूनियन से आए हैं, तो दे आर नॉट फीलिंग इट गुड कि शी इज़ वियरिंग ब्लू जीन्स। इन फॉर्मल ड्रेस भी उनकी वही है। तो व्हाट इज इट मीन्स? ब्लू जीन्स इज़ द सिंबल ऑफ लिबरेशन फॉर देयर जनरेशन। मतलब जो अपनी उनकी जो पीढ़ी है उससे बाहर निकल जाना, लिबरेट हो जाना, मतलब फ्रीनेस, फ्रीडम की वो लिबरेट हो जाना उससे, जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे सोवियत यूनियन या कोई हमारा जो कल्चर है उससे फ्री हो जाना और एक नई चीज़ को अपनाना। यंग मैन एंड वुमेन ऑफन स्पेंड ओवर अ ईयर सैलरी। तो देखिए आप यहाँ देखिए जो लोग होते हैं मैन और वुमेन, वो क्या करते हैं, वो अपनी पूरे साल की सैलरी ख़त्म कर देते हैं, फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं, ब्लैक मार्केट में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। दे आर बाइंग फॉर एन एंटायर सोवियत जनरेशन ब्लू जीन केम टू रिप्रेजेंट एस्पिरेशंस ऑफ द गुड लाइफ। उनकी ब्लू जीन मतलब शोज़ करते हैं कि लिबरेशन, फ्रीडम और एक दे आर एस्पायरिंग फॉर अ गुड लाइफ, जो कि उनके अपनी कंट्री में अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर ये सोवियत रशिया के बारे में बताया हुआ है। देखो पेप्सी, कैलिफोर्निया के ब्रांड्स। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि कोल्ड वार जब हुआ था तो यूएस फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्कोर विक्ट्रीज। कोल्ड वार जो था उसमें यूनाइटेड स्टेट्स वो बैक फ्रंट पे भी था नॉट, तो सोवियत यूनियन जो था दैट वाज मोर पावरफुल और वो हार्ड पावर थी। इट वाज इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर दैट द यूएस स्कोर्ड नोटेबल विक्ट्रीज। तो उस टाइम जो सॉफ्ट पावर थी और जो स्ट्रक्चरल पावर थी, जो टेक्नोलॉजी वहाँ की ज़्यादा एडवांस थी यूनाइटेड स्टेट्स की, जबकि सोवियत जो था सोवियत में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी प्रोवाइड एन अल्टरनेट मॉडल ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर जो इकोनॉमी थी इट वाज प्लान्ड और वो सेंट्रल पे फोकस थी और वो एक अच्छा इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण था। जो अंदरूनी जो आर्थिक एक पूरी वो संस्था थी और वो सारा कंट्रोल जो था विद इन सम सेंट्रली लोकेटेड था। तो वहाँ की इकोनॉमी जो थी वो अच्छी कंडीशन में थी,
बट आफ्टर द कोल्ड वार तो आप देख रहे हैं कि जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और उसके बाद कौन सी पहले कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि शेयरिंग इज़ देयर, जो कैपिटल इज़ नॉट इन अ वन हैंड। तो उसके बाद देख रहे हैं आप कोल्ड वार के ईयर्स के बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई। कैपिटलिस्ट मनी सिंगल हैंड्स में रहने लगी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में कैपिटलिस्ट कंट्री है वो, तो वहाँ वहाँ पर अल्टीमेटली सॉफ्ट पावर, इन द एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर यूएस वाज अल्टीमेटली ट्रायम्पेंट, उसने जीत हासिल की और अपनी आइडियोलॉजीज़ को उसने फुलफिल किया। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक और